नमस्कार। कहानियों के कलरव में आप सबका बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कथा के गैर ज़रूरी प्रदेश में। कहानीकार हैं अल्पना मिश्र। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ क्या कर रही हो? यही वह आवाज़ है जो उनके भीतर के सारे स्वरों को तोड़ देती है। कितनी मुश्किल से एक सुर पकड़कर साज पर बैठाती है और पलक झपकते सब बेसुरा। तो जहाँ से फैल गए थे वहीं से अपने को सिकोड़ते हुए उनके हाथ वापस आ गए हैं। यह क्या कर रही थी वे? अपना मनचिता। यहाँ मध्य प्रदेश का अपना उत्सव चल रहा है, पंचमढ़ी महोत्सव। गांव शहरों से न जाने कितनी दूर तय करके बूढ़े जवान कलाकार हाथ जाने कितनी तरह की चीज़ें लाए हैं। रॉक पेंटिंग्स, खिलौने, हैंडलूम, चंदेरी साड़ियाँ, जूट के सामान आदि की कितनी ही दुकानें सजी हैं। एक 12-13 साल का लड़का जिस दुकान में बैठा चित्र बना रहा था, वे उसी के आगे ठहर गईं। उनका हाथ अपने आप चित्रों की तरफ फैल गया। तुमने बताया नहीं? वहीं पहले वाली आवाज़ उनके ऊपर गिरती है और वे सचमुच दंग है कि यह क्या करने जा रही थी। क्या आते समय मम्मी ने कितना दिया था? वही 101। आज 101 का कोई मूल्य है? मेरे लिए तो तब भी नहीं था। उनकी आंखें भरसक सूनी हैं, मानो वे एक खामोश ज्वालामुखी पर बैठी हों। क्या अरुंधति, तुम्हें भी मूल्य समझाने के लिए यही जगह मिली है? पंचमढ़ी उत्सव? क्या ऋषिकाओं ने ऐसे ही किसी भरे उत्सव में अपनी बात समझाई थी? एकांत की बहसों का प्रमाण क्या और सिद्धि क्या? इस जीवन को चाहे तुम जिस नाम से पुकारो, कुछ भी जो है जो रहेगा उसे स्वार्थ कहो, पर वस्ता या जीवन सत्य, वह सत्य जिसके पीछे जगत गुरु निकल पड़े हैं, जिसे तृण भर जानने को तुम विकल हो, वह विराट सत्य, कभी हाथ ना आने वाला सत्य। इतनी आसानी से उसके मूल को हथियाने की सोचती हो तो सुनो मूर्खा, अभी जाने कितना अप्रभावित अघटित बचा पड़ा है। गुरु जगत एक पांव घुटने से मोड़कर जमीन पर रखे हुए हैं और दूसरा घुटने से थोड़ा उठाकर। हिरणों का एक जोड़ा हाथों में उठाए उसे मुग्ध भाव से निहार रहे हैं। हिरन सुंदर है और जगत चाहते हैं कि कच्चे लोहे के ये हिरन उनकी बैठक में सजें। ये जल्दी टूट जाएंगे? इतनी जल्दी भी नहीं। लाओ। लाचारी से जगत ने बस्तर के उस बूढ़े कलाकार को देखा। रहने दो बाबा, और हिरणों को वहीं छोड़ दिया। पैंट की धूल झाड़ते वह उठ खड़े हुए। अब लाओ। उन्होंने विवश होकर पर्स से वही 100 का नोट निकाला जो माँ ने मायके से लौटते समय कोयछा में दिया था। अब कैसे न देती? जगत ने अपना मन मारा था, हिरन युगल का ख्याल छोड़ दिया था। देखिए, इधर उधर मत खर्च करिएगा। रहने दो अपना लेक्चर, मैं भी रोज स्कूल में सदवचन बांचता हूँ। चिढ़कर उन्होंने 100 का नोट झपट लिया। साला चौधरी का बाप पैसा बांधकर परलोक जाएगा। अनजाने बेहद स्वाभाविक तौर पर और आदतन गुरु जगत ने अपने स्कूल के मैनेजर को गाली दी और आगे बढ़ गए, पीछे पीछे तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई अरुंधति। यही स्कूल का मैनेजर चौधरी है जो 8 से 2800 का वेतन हर महीने गुरु को घिस घिस कर पकड़ाता है और ऊपर से दहाड़ता है। लफंगई छोड़ दो गुरु, विद्यालय का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। अब क्या तो स्वच्छ होगा विद्यालय का वातावरण, और कौन कर पाएगा इसे स्वच्छ? इसी 8 से 2800 रुपये में से तमाम निराशाएं कुंठाएं भर भरा कर जन्म लेती हैं और उठती गिरती इसी स्कूल के मैदान में ढोलती हैं। अब कहाँ बांध कर रखा है इन विरूप खरोचों को? ये खरोचे ही तो गुरुओं की भाषा का संस्कार करती हैं और महलों में रहने वाले राम रूपों को भरमाए रखने का मंत्र तंत्र सिखाती हैं, और मौका लगे तो पांव दबवाने से भी नहीं चूकती। आखिर इसमें गुरु की क्या गलती? यही कि चोरी चकारी नहीं सीख पाए,
नेताओं की चरण पादुका लेकर पीछे पीछे नहीं चल पाए। अपने सामर्थ्य भर ही पढ़ सकते थे, पढ़े भी। सोर्स फोर्स था नहीं, कंपटीशन में निकलना तो दूर की बात। अपनी समझ से वे कंपटीशन में निकल जाने वालों को कुछ अलग ही किस्म के लोग मानते थे। कभी कभी गुस्से में वे यह भी सोचते थे कि सरकार क्यों नहीं इन कुकुरमुत्ते जैसे स्कूलों पर बैन लगा देती। न रहेंगे स्कूल, न उन्हें जीना पड़ेगा ऐसा अपमानजनक जीवन। पर उसी क्षण वे हड़बड़ाकर चैतन्य हो जाते। इसी 8 से 2800 वाली नौकरी से जैसे तैसे गाड़ी चल रही है। कुछ घर के राशन पानी, पैसों का सहारा है, कुछ ट्यूशन का और कुछ चौधरी का। स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा उनका, उन जैसों का? अरे कौन सा भविष्य बनाकर रख देंगे यहाँ के बच्चे, और कौन सा भविष्य बनाकर रख दिए हमारे गुरु जगत। कॉन्वेंट स्कूल पढ़कर क्या हुआ? सारे के सारे वहां से निकलते अमेरिका चले गए क्या? माँ बाप का पैसा अलग गाड़ता हुआ। जो नहीं गए सो यहीं की मिट्टी में से बिनेंगे, खाएंगे, जुगाड़ेंगे। कौन जाने उन छोटे छोटे कॉन्वेंट स्कूल मास्टरों की कौन गति है। जब उनके बच्चे अंग्रेजी रटकर रह जाते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे धूल खाकर रह जाते हैं, तो भला चौधरी टाइप मैनेजरों के व्यक्तिगत स्कूलों के बच्चे कौन सा कुबेर का खजाना जीत कर रखेंगे? या क्या पता, नेतागिरी तस्करी के रास्ते इस देश में क्या नहीं संभव है। जब सब संभव ही है तो जगत गुरुओं के ही पेट पर नजर क्यों? वे तो रोज अपना ही स्कूल खोलने का सपना देखते हैं। शिक्षा से बड़ा व्यवसाय भला कौन सा है? आम के आम, गुठलियों के दाम। विचारमग्न गुरु अचानक रुके। देखो उधर, चोरकटवा लग रहा है। उन्होंने अचरज से उधर आते हुए लगभग सबको देखा। लगभग हर चेहरे पर चोरकटवा का चेहरा फिट करने की कोशिश की, मगर बेकार। सब एक जैसे लगे। तुम कैसे जानोगी? हमारे बचपन का यार था, चोरी चकारी में उस्ताद। वे पुलक से नहा उठे। वीरेंद्र, वीरेंद्र सिंह, गुरु धीरे धीरे चीखे। तभी भीड़ से निकलकर उत्साह से लड़खड़ाते काली भुजंग पहलवान समान परम पुरुष ने जोर से गुरु को गले लगाया। सुने रहे कि यहाँ हो, मगर ठीक पता चला नहीं था। मटकुली में हो मेला देखने। दरअसल मटकुली कहते ही वे सकचा गए थे। परम पुरुष मुंबई में और वे मटकुली। कहाँ का न्याय है ईश्वर? कल निकल रहे हैं, मटकुली स्टेशन पर मिल लेना। समय कम है, नहीं तो आते। या कहते हुए एक उपेक्षा भरी दृष्टि अरुंधति पर डालकर बोले, भाभी हैं? नमस्ते। परम पुरुष के घर ना आ पाने की बात सुनते ही गुरु जगत अपने संकोच से उबरने लगे। अन्यथा एक क्षण पहले ही घर द्वार से लेकर औकात तक उनकी आंखों के सामने नाच उठी थी। तीजनबाई बड़ी तेज तेज पंडवानी गा रही हैं। उनकी गर्जन तर्जन से भरी स्वर लहरियां भीड़ को भेदती गूंज रही हैं। लगभग 13-14 बरस की लड़कियों का एक झुंड आइसक्रीम ठेले के सामने खड़ा हंसता खिलखिलाता और बीच बीच में पंडवानी की आवाज़ पर चौंकता आइसक्रीम खा रहा है। जगत बार बार चोरी से उधर देख रहे हैं। कुछ लड़कियां चेहरे और काठी से अच्छी लग रही हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। जितनी बार जगत की चोर निगाहें उधर जाती हैं, उतनी ही बार अरुंधति भी चोर निगाहों से उधर देखती है। उधर लड़कियों के झुंड में से भी एक चोर निगाह इधर उठती है, यह देखने के लिए कि गुरु जो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं वहाँ वे क्या कर रहे हैं, और क्या आप भी देख रहे हैं। उनकी बात सही निकलती है। अचानक झुंड में हंसी का फव्वारा छूटता है और सीधा आकर उनके ऊपर गिरता है। अदिति का मन होता है कि यहाँ से भाग जाए, कहीं दूर, इन छूटते फव्वारों से दूर, जहाँ जगत गुरु उन्हें बुला न सके, और बुलाएं भी तो वे आ न सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे अजीब भ्रमत से इधर उधर देख रही है। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। क्यों? चलो खाकर देखते हैं ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन क्या हर समय पैसा पैसा करती रहती हो? जिंदगी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। गुरु का कोप भाजन होना है क्या? वे बिना प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए आइसक्रीम के ठेले की तरफ बढ़ गए। वे कोई फिल्मी गीत गुनगुना रहे हैं। आश्वस्त हैं कि अरुंधति जाएगी कहाँ। पीछे पीछे आना ही उसकी नियति है, उसका सामर्थ्य। आइसक्रीम ठेले के पास पहुंचकर उन्होंने 2 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया
और लड़कियों को सगर्व देखा। सभी लड़कियां मुस्कुरा रही थीं कि अचानक उनमें से एक लड़की ने आइसक्रीम का खाली कप जोर से फेंका। अरुंधति को गुस्सा आया। पल भर को लगा कितनी अशिष्ट है यह लड़की, परंतु नहीं, महान गुरु तुच्छ बातों का प्रभाव नहीं रखते। वे तो मुस्कुरा रहे हैं। इधर सुनो, ये रूमा जलाल है, अब 8वीं में है ना? बीएड के वक्त में इनकी क्लास को पढ़ाता था। लड़की ने नमस्ते नहीं किया और चौंक कर चारों तरफ देखा। फिर अपने पास खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर दूर तक कुछ खोजने का अभिनय करते हुए बोली, लगता है पापा मम्मी आगे निकल गए हैं, चलो चलें। और बिना किसी की प्रतीक्षा किए वह पीछे मुड़ गई। जगत के गोल हुए होठों से निकला, डायना बेबी, डायना। लड़की मुड़ी नहीं, बल्कि पूरे झुंड की चाल तेज हो गई और धीरे धीरे झुंड भीड़ में विलीन हो गया। उनके होठ अब भी खुले हैं, जिसमें कोई शब्द अटका। सेक्सी, क्रेजी, एक अजीब घृणा की लहर से नहा गई वो। बड़े बेमन से अरुंधति जगत के साथ आइसक्रीम खा रही थी कि अचानक उनके हाथों से आइसक्रीम का खाली कप उतनी ही जोर से नीचे गिर पड़ा जितनी जोर से डायना ने जानबूझकर फेंका था। वे चौंक कर रुखाई से बोले, क्या हुआ? कोई देखेगा तो कुछ सीखो। अरुंधति को समझ नहीं आया कि उनके चेहरे पर खिंचाए गंवार द ग्रेट को कैसे पोछे। अक्सर ही वे गंवारपना दिखा देती है और तब अनायास जगत के चेहरे पर उनके लिए गंवार द ग्रेट पढ़ा जा सकता है। कभी कोई बुलाता है तो चौंक कर उसकी तरफ देखती है जैसे सपने से जगाया गया हो। कभी कभी अपना ही नाम पराया लगने लगता है और वे कुछ बोलती ही नहीं। वे यानी कि गुरु जगत कहते हैं कि कोई इतना भी क्या सोच सकता है, यहाँ तक कि बातों के बीच में कुछ और सोचना, शब्दों का खाली खाली बीत जाना और नाम बुलाए जाने पर चौंकना, ये सब और कुछ नहीं, गंवार द ग्रेट के लक्षण हैं। उनमें दुख है, अफसोस है, चिढ़ और घृणा है और इससे मिले जुले वे सारे भाव जिनके लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं, उनके भीतर उमड़ घुमड़ रहे हैं। ना तो यही नियति है और न इतनी ही सामर्थ्य। न केवल इतना सा दुख है कि 101 रुपये अभी खर्च हुए जाते हैं, न इतनी सी तड़प कि किसी छोटी लड़की के पीछे गुरु जगत, बल्कि एक पूरा का पूरा समय है जिसे अतीत, भविष्य, वर्तमान कहीं भी फिट करके देखा जा सकता है, जो घिसटता हुआ उनके पैरों से बंधा चला आ रहा है, हर समय, हर जगह। यह असीम सा सत्य। एक दृश्य धीरे धीरे आकार लेता है। इस दृश्य में हल्की सी सिम्बली के फूलों की खुशबू है। एक छोटी सी कक्षा 3 में पढ़ने वाली लड़की अपने स्कूल के बच्चों और मास्टरों के साथ टूर पर जा रही है। कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे और मास्टर भी साथ हैं। उस शहर का यह पहला वक्त है जब कुछ स्कूलों ने मिलकर एक साथ टूर पर जाने का यह प्रयोग किया। लड़की चलती बस में खिड़की से झांककर सड़क पर गुजरते हुए दृश्य और चलते हुए पेड़ देखना चाहती है, पर नहीं, खिड़की की सीट पर पहले से 3 बच्चे एक साथ कब्जा जमाए हैं। लड़की उनके बीच से उछलकर बार बार झांकने की कोशिश कर रही है। अंततः थक कर उदास हो जाती है और आंखें बंद कर बस के चलने की आवाज़ को, गति को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। लड़की कब की नींद में चली गई है और अब सीट के किनारे से लुढ़कने ही वाली है। तभी एक नौजवान लड़के ने उसे संभाल लिया और गोद में उठाकर अपनी सीट पर लाकर लिटा दिया। लड़की चौंक कर उठ जाती है। सामने अपरिचित चेहरा है। अपरिचित अपने हाथों से उसे थपकी देता है, सो जाओ, और उसके पैरों के पास की जगह में धीरे से बैठ जाता है। हैरान लड़की नहीं सोती। अपरिचित उसे बताता है कि वह किस स्कूल का मास्टर है। लड़की उठकर बैठ जाती है। अपरिचित एक आत्मीय मित्र में बदल जाता है। कागज पर लिखकर अपना नाम पता लड़की की स्कर्ट की जेब में डाल देता है। पत्र लिखना। लड़की उदास हो जाती है। भला बढ़िया सा पत्र वह कहाँ लिख पाएगी? जैसा तुम्हें आएगा। इस वाक्य में लड़की खुश और आश्वस्त होती है। टूर में सब जगह लड़की के साथ वही मित्र है। लड़की उस कागज को हालांकि भरसक संभालती रही जिस पर उस आत्मीय मित्र मास्टर का पता था, पर वह खोजे नहीं मिलता, न कागज न मित्र। यह दृश्य दूर तक नहीं ठहर पाता, छिटक कर दूर हो जाता है, बल्कि कह लीजिए कि इसे छिटक कर दूर होना पड़ता है। कुछ दूसरे दृश्य इतने साफ साफ
और इतने बड़े हैं कि वे पूरी जगह ले लेते हैं। ये दूसरे दृश्य पिछले दृश्यों पर भारी पड़ते हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की उस आदमी की बाहों की कसमसाहट से छूटकर भागी थी। स्कूल में वह आदमी गणित पढ़ाता था और यद्यपि लड़की उसकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सकती थी, फिर भी इतना कह सकती थी कि वह उसके पापा जितना बड़ा लगता था। रहा भी हो शायद। लड़की ने पहली बार उसी के मुंह से सुना था मिस इंडिया का संबोधन, और तब तक वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह एक खिताब है, और यह भी कि सचमुच सौंदर्य प्रतियोगिता जैसा कोई खेल इस दुनिया में होता है। वह अपनी कक्षा से निकलते ही लड़की को बुलाता और बात करते करते भूल जाता कि उसे दूसरी कक्षा में जाना है। लड़की को अक्सर वह झक्की और कभी कभी पागल तक लगता। कभी लड़की जब अचानक उसके सामने पड़ जाती तो वह जोर जोर से डांटने लगता। वह डर जाती, उसके सहपाठी डर कर भाग जाते, वह भी भागती। जल्दी से वह लड़की को कंधे से पकड़ लेता और अपने पेट के पास उसका मुंह जबरदस्ती जोर से चिपका लेता। फिर उसके डरे हुए चेहरे को देखकर कोमल भावों से भर जाता और गालों को चूमकर कहता, शर्मीली। लड़की को यह और भी बुरा लगता। उसे अध्यापक के पैंट से पेशाब की गंदी सी बदबू आती। वह रोने लगती, रोते हुए दौड़ते हुए अपने साथियों को खोजने लगती। कब तक रोती लड़की? लड़की झुंझलाने लगी। वह हरदम गुस्साई रहती। स्कूल में उस अध्यापक को देखते ही कहीं भागकर छिप जाती। गणित पढ़ना लड़की ने लगभग छोड़ दिया और स्कूल जाने से कतराने लगी। स्कूल न जाने के जितने बहाने लड़की बना सकती थी बनाती। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी स्कूल के रिक्शे से गिर जाती और चोट लगने का बहाना करते हुए घर पर ही रुक जाती। लड़की ने अपने भरसक बहुत बहाने बनाए। स्कूल से नाम कटवाने की जिद भी की। यह भी कहा कि गणित वाले मास्टर से डर लगता है। जिस जिद से समस्या की गहराई में गए बिना पिताजी ने गणित के अध्यापक को घर पर बुलाया और उन्हें लड़की के डरने की वजह से स्कूल न जाने की जिद वाली बात बताई। मास्टर जी, आप तो बच्चों को डरा कर रखते हैं। नहीं जी, मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। पिताजी ने लड़की को बुलाया। प्रणाम करो मास्टर साहब को, गुरु देवता के समान होता है। लड़की ने मजबूरी में अध्यापक को प्रणाम किया। अगर कोई इस छोटी सी लड़की के मन से पूछे तो यह कहेगी कि चूल्हे से चैला निकालकर अध्यापक को पीटते पीटते खदेड़ने की इच्छा है उसकी। पर उसकी यह इच्छा उसके ही घर में कोई मायने नहीं रखती थी। पिताजी के भय का अधिक मायने था। गोलू, चिंटू डरते हैं हमसे, बोलो। हाँ, लड़की ने दृढ़ता से कहा। अध्यापक को उसकी उम्मीद नहीं थी। डरा मत करो, फिर भी अध्यापक ने कहा और पिताजी की ओर मुड़े। बहुत शर्मीली है। अध्यापक के जाने के बाद पिताजी ने लड़की की अच्छी खबर ली। 2-4 थप्पड़ मारकर दहाड़े। फालतू में बहाना मारती है, इतना बढ़िया टीचर है, अब जो कुछ बोली तो। हालांकि लड़की थप्पड़ और दहाड़ से दहल गई थी, फिर भी जिद में ऐठी दीवार के सहारे खड़ी रही। माँ ने उसे गोद में खींचने की कोशिश की, पर वह इनकार में तनी रही। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की सिसकियां लेते हुए बोली, अम्मा, मास्टर जी के पैंट से पेशाब की बदबू आती है, और जोर से रो पड़ी। माँ कुछ बोल न सकी। दहाड़ते हुए पिताजी सन्न रह गए। एक शहर था कस्बे नुमा। मेला लगा था वहाँ। उस मोहल्ले के लोग भी एक दिन मेला देखने चलने की तैयारी करने लगे। सारे बच्चे खूब तैयार हुए। एक दीदी थी, मीनाक्षी शर्मा। उनके पास 12 रंग की बिंदियों वाला डिब्बा था। उसी डिब्बे में से बड़े मनोयोग से दीदी ने लड़कियों की फ्रॉक से मैच करके उन्हें बिंदी लगाई। दीदी के बाल बहुत लंबे थे। लोग कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़की को बुढ़ा रहे हैं माँ बाप। आशीर्वाद में लोग उन्हें योग्य वर मिले कहते। आशीर्वाद में कोई दम हो तब ना मिलेगा वर। खैर, बच्चों ने उस वक्त कतई नहीं चाहा कि उनकी शादी हो। उन्हें मालूम था कि शादी के बाद लड़कियां चली जाती हैं और वे नहीं चाहते थे कि दीदी उनके बीच से जाएं। कक्षा पास करके जो लड़की अब छठी में पहुंच गई थी, उसने पीले रंग की लंबी फ्रॉक पहनी थी जो घर पर सिली गई थी और जिस पर हल्के हरे रंग वाले अंगूर के नकली गुच्छे टाके गए थे। उसने मचलकर दीदी से पीले रंग की बिंदी लगाने को कहा, पर दीदी ने उसे हरे रंग की बिंदी लगाई जो पीले फ्रॉक पर लगे नकली अंगूरों के मैच की थी। दीदी के घर यानी शर्मा जी के घर पर हर समय मुर्दनी सी छाई रहती। बच्चे तक उनके यहाँ जाने से कतराते थे।
दीदी जब तक दूसरों के यहाँ बैठी रहती, वह उस मुर्दनी से भागती रही हो। एक दिन वह पीली फ्रॉक वाली लड़की के यहाँ आई और घंटों माँ को पकड़कर रोती रही और माँ खुसुर फुसुर कुछ कहती रही। बच्चों में से कोई दिखता तो वे पीले फ्रॉक वाली उस लड़की को आवाज पर जोर से डांटती। अरुंधति, बच्चों को लेकर बाहर जाओ। बाहर जाकर भी बच्चों के कान पर्दे के अंदर की आवाज को सुनने के लिए बेचैन रहते। माँ वैसे भी बहुत धीरे बोलती, डांटने के लिए उन्हें आवाज पर बहुत जोर लगाना पड़ता। ऐसा लगता था कि कभी उनकी आवाज घोट दी गई थी और अब आवाज तेज बनाने के लिए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते थे। माँ को लोग नूतन कहते थे, शक्ल कुछ कुछ वैसी ही लगती। एक बार इसी बात को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। हुआ यह था कि माँ और पिताजी रिक्शे से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने माँ को देखकर कहा, यार वो देख, रिक्शे पे नूतन। और फिर इसी बात को लेकर माँ पिताजी में कई दिनों तक लंबी लड़ाई हुई। पिताजी कई दिन तक नाराज बने रहे और माँ का घर से बाहर जाना कम होते होते नहीं पर अटक गया। हालांकि पिताजी भी देखने में अच्छे तंदुरुस्त थे और जब कभी लोग उनकी कदकाठी की तारीफ करते तो वे घर आकर सगर्व बताते और माँ से दाद मांगते। खासतौर से तब जब घर, खानदान और मोहल्ले की औरतें उनकी तारीफ करती तो वे बड़े फूले फूले घूमते, सारे दिन लोगों को बताते और मौका मिलते ही माँ को जताने लगते कि वे क्या चीज़ हैं। यदि माँ चुप रह जाती तो वे तरह तरह से यह बताने की कोशिश करते कि कैसे शादी करके उन्होंने माँ का उद्धार किया है। उदाहरणार्थ वे बार बार यह कहते कि उन्होंने यदि दया करके माँ से शादी न की होती तो आज माँ किसी कोने के पीछे पीछे घूंघट काढ़े चल रही होती। यहाँ तक कि लालटेन लेकर नित्य क्रिया के लिए खेत में जाती या फिर दिन भर चिथड़े सीकर कतरी बनाती रहती। गनीमत थी कि वे माँ को गोमूत्र साफ करने वाली नहीं बनाते। माँ उनकी व्यंग्योक्तियों से ऊबकर अंततः धीरे से यह मान लेती कि वही विशिष्ट हैं, गुणवान हैं, परम पुरुष हैं, उन्होंने उनका उद्धार किया है। हालांकि इसके भीतर के सत्य से वे उसी तरह मुरझाने लगती। बच्चे कभी पिता से यह पूछने का साहस नहीं जुटा पाए कि आखिर वे यदि माँ से शादी न करते तो जो दूसरा माँ से शादी करता वह कान्हा ही क्यों होता, या माँ को लालटेन लेकर खेत जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती, या फिर वे सारे सारे दिन कतरी ही क्यों सीती रहती। इसका बिल्कुल उल्टा भी तो हो सकता था। तो माँ के अतिशय धीरे बोलने की वजह से बच्चों को दीदी के रोने का कारण समझ में नहीं आया। पर उसी के बाद दीदी कभी नहीं दिखी। उसी के बाद शर्मा जी सपरिवार कहीं चले गए थे, या दीदी पहले कहीं चली गई थी, शर्मा जी कुछ दिन बाद गए, कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। अब मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए हैं। अगर कभी शर्मा जी का जिक्र निकल आए तो पुराने लोग अपनी यादाश्त पर जोर डालने लगते हैं और बहुत देर बाद खोए खोए से कहते हैं, हाँ थे इसी मोहल्ले में, एक बेटी थी उनकी, शादी कर नहीं पाए उसकी। दीदी की चर्चा होते ही लोग झट से शर्मा जी की तस्वीर उतार लेते थे। जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था वे भी एक बूढ़े, असक्त, दाढ़ी और मूछों वाले बाप की तस्वीर बनाने लगते। मेले में दीदी बराबर बच्चों के साथ रहीं। प्याज काटने वाला चाकू उन्होंने ही माँ को खरीदवाया था और सभी बच्चों को अपनी जेब खर्च से मलाई बर्फ खिलाया था। खुद वे बर्फ नहीं खाती थी, अतः बच्चों को बर्फ पकड़ाकर वे बड़ों की पलटन में गुम हो जाती। पीले फ्रॉक पर टंगे हुए हरे अंगूरों वाली लड़की ने बर्फ खाते हुए देखा कि मेले में कुछ दूर खड़ा गणित का वही अध्यापक उसे घूर रहा था। उसके साथ एक सभ्य सी दिखने वाली महिला भी खड़ी थी। तभी एक दूसरी लड़की, जिसने नीले छीट वाला सलवार कुर्ता पहना था और गले में नीले रंग का सादा दुपट्टा डाले थी, जो अपनी उम्र से अधिक लंबी थी और असल उम्र में पीले फ्रॉक वाली लड़की से कुछ छोटी थी, वह लेस लगे रुमाल से अपने मुंह पोंछते हुए आई और पीले फ्रॉक वाली से सटकर बोली, अरे अरुंधति, वो देख, आज तो टीचर की टीचरानी भी आई है। चल यहाँ से भाग लेते हैं, नहीं तो लटक लेगा पीछे पीछे। नीले दुपट्टे वाली लड़की अपनी ही बात पर हंसी। फिर सब बच्चे उसकी बात पर हंसे। केवल पीले फ्रॉक वाली लड़की चुप रही। फिर उसने सोचते हुए कहा, नहीं रे, आने दे उसे। लड़की अब उस स्कूल से मुक्त थी और अपने को भरसक आराम की दशा में बनाए हुए मलाई बर्फ खा रही थी। गणित का मास्टर अचानक तेजी से अरे मिस इंडिया कहते हुए बच्चों के झुंड की तरफ बढ़ा।
पीछे पीछे वही महिला जो शायद उनकी पत्नी थी। बच्चों ने चौंकने का अभिनय करते हुए उधर देखा और फिर अपनी अपनी मलाई बर्फ की डंडी उसी तरफ फेंकी। लड़की ने कनखियों से अपने जाबाज साथियों को देखा। नजर मिलते ही वे जोर से हंस पड़े और पीछे पलटकर हंसते और शोर मचाने लगे। यह रविवार का दिन था। कमरे की खिड़की से सुबह की ठंडी हवा आ रही थी। यह खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी और कई बार हवा के साथ साथ सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के पत्ते भी उड़कर अंदर आ जाते थे। जगत पंचमढ़ी से लौटते ही सुंदर सपनों में खो गए थे। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मेले में अरुंधति भी थी और उन्हें भी मेले के बारे में कुछ बात करनी हो सकती है। क्या उनमें भी प्रेम की इच्छा जैसा कोई जीवित शब्द फड़क सकता है? वे मुंह उधर करके सपनों में डूब गए थे। वैसे भी इस कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी में ये थोड़ी देर के सपने ही जीने की ताकत देते हैं। हवाले से गुरु जगत। कल देर रात पंचमढ़ी उत्सव देखकर वहां से लौट आने के बाद आज अरुंधति देर तक सोना चाहती थी। रात भर वैसे भी उन्हें अपने यथार्थ से टकराते हुए नींद नहीं आई थी। मन ही मन उन्होंने दर्जनों स्कूलों को आवेदन पत्र लिखे थे, जिसमें अपनी उपस्थिति और मनस्थिति का भी जिक्र किया था। आज सुबह उन्हें हर साल में ये आवेदन पत्र कागज पर उतारने थे और कल मटकुली तथा आसपास के स्कूलों में भटकना था। रात भर उन्हें अपने टाइप न सीख पाने का अफसोस होता रहा था। दुनिया भर की हजारों नौकरियों के लिए मन ही मन उन्होंने अपने को अयोग्य पाया था। क्या करें क्या न करें कि मनस्थिति में रात भर वो करवट बदलती रही कि जीवन को कहाँ कहाँ से कांटे की कुरूपता कट जाए और कहाँ कहाँ से जोड़े के जी सकने लायक कुछ जी सके। सिलाई बुनाई का जो काम आता था, मटकुली में उसकी किसी को कितनी ज़रूरत। घर घर में लड़कियों ने यही इतना तो सीखा है, सो इससे खाना कमाना छोटी जगहों पर संभव नहीं था। ले देकर बच जाती थी स्कूल की अध्यापिका। उसके लिए भी कम लंबी लाइन थी क्या? छोटी जगह में ट्यूशन पढ़ा ले जाने की अधिक संभावनाएं कहाँ? जो है भी वे जगत के हिस्से में है। एक विचार जरूर सिर उठा रहा था कि क्यों न बुनाई मशीन पर स्वेटर बुनकर स्कूल यूनिफॉर्म के स्वेटर तैयार करके स्कूलों को बेचे। यह विचार था तो सुकून दे, पर मशीन के लिए कब से अपेक्षित पैसा जुटा रही है वे। बस अभी घंटा भर पहले सवेरे हवा के ठंडे झोंकों के साथ उनकी आंख लगी थी कि जगत ने बांह से हिलाकर उन्हें जगा दिया। क्या हुआ? अरुंधति ने आंख मलते हुए पूछा। आज स्वप्न दोष हो गया। अच्छा। अरुंधति को लगा शायद कोई बुरा सपना आया होगा। वैसे भी जगत के पास बुरे सपनों की भरमार है। भूल कर सो जाइए। भूल कर क्या? देती नहीं हो तो यही होगा। जगत की झुंझलाहट से आधनींद में भी अरुंधति चौंकी। क्या? जगत मौका मिलते ही अरुंधति को दोष दे देते हैं कि वही है जो कोऑपरेट नहीं करती, वरना क्यों इधर उधर देखते हुए। परंतु क्या यही है असलियत? पहले अरुंधति इसी को सच मान कर कोशिश करती रहती थी, पर उनका मन जानता है कि वे लाख कोशिश करें, जगत अपने सपनों से बाहर नहीं आते। कभी जब मन करता है उनका तो वे दिन रात नहीं देखते, बस बिना किसी भूमिका या संकेत के अचानक अरुंधति की तरफ मुड़ते हैं और अपनी मनमर्जी करके शांत हो जाते हैं। कभी महीनों अपने को आजमाते रहते हैं, कभी अपने ही जाने किन किन हिसाबों के मारे बड़े तनावग्रस्त रहते हैं, तो कभी किसी दूसरी स्त्री चित्र से उतने उत्तेजित कि समय का आनंद ही नहीं उठा पाते। क्षण भर में सब खत्म हो जाता है और जगत निराश हो जाते हैं। इस निराशा में वे कई दिनों तक झूलते रहते हैं और मन ही मन कूटती रहती है अरुंधति। कैसे करे कोऑपरेट? अगर किसी रात जगत बैठक में बैठे हुए कॉपियां जांच रहे हों या अपने किसी काम में व्यस्त हों और वे उधर अपने बीएड की परीक्षा की तैयारी में पढ़ते पढ़ते मुंह पर किताब रखे नींद के झोंके में चली जाए और इसी वक्त जगत का मन आ जाए, तो वे उन्हें झकझोर कर उठा देते हैं। शादी किस लिए की है? कहते हुए बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए अपनी इच्छा पूर्ति करके सो जाते हैं और फिर जगती रह जाती है अरुंधति, मानो कभी जगत ने उन्हें छुआ ही ना हो। कुंवारी रह गई वो अब तक। कैसे करे कोऑपरेट? जगत न तो कभी उन्हें अपने सपनों के संसार में आने देते हैं, न कभी तनाव के संसार में, न ही निराशा के द्वंद्व में। प्रतीक्षा में किनारे बैठी रह गई है वे। प्रतीक्षा भी किसकी? जो खोजे नहीं मिलता।
न जगत के सपनों में सेंध का रास्ता, न अपने सपनों में उनके आने के द्वार। न पता लिखा, पैसा व कागज, न मित्र, न मास्टर। निराशा के द्वंद्व में टकराते दो अलग अलग किनारे, मानो दो समानांतर रेखाएं हों जो पास आने की कोशिश में बगल से गुजर जाती हैं, जिससे जुड़कर भी देह जुड़ नहीं पाती। इसे ही संसार एक सूत्र में बंधना कहता है। जगत के छूते ही उनके मन के सारे तार टूट जाते हैं, सारी इच्छाएं मर जाती हैं। बस यह आदमी नहीं, और अगर यह आदमी नहीं तो और कौन? पुरुष के सुंदर मन के बारे में जब जब सोचती है, कुछ स्पष्ट सा बन ही नहीं पाता। जब भी कल्पना में कोई धुंधला चित्र बनने लगता है तो मास्टर साहब के पेट के पेशाब की बदबू और जगत की तरह का वह लिजलिजा एहसास एक साथ उभर आता है। देह की सारी इच्छा ध्वस्त। जगत बिस्तर से उतरकर बाथरूम में चले गए और जल्दी ही बाथरूम से लौट कर आए। बोले, ए वहीं रख दिए हैं पैजामा, धो देना। अंतिम में भी अरुंधति चौंक गई। स्वप्न दोष से भला पजामे का क्या संबंध? नींद उनकी जा चुकी है। वे उठकर बैठ गई, फिर असमंजस में बाथरूम में गई। पजामा उठाकर देखने लगी। पजामे पर कुछ छोटे बड़े गीले धब्बे पड़े थे। ओह, तो इसे कहते हैं स्वप्न दोष। सुना जरूर था उन्होंने कि युवा लड़कों को, किशोरों को अक्सर स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है, पर आज तक नहीं जान पाई थी कि यह बीमारी होती क्या है। अब पता चला है। अरुंधति ने पैजामे एक तरफ फेंका और मुंह धोने लगी। यह देह की भयानक इच्छा क्यों जगती है उनमें भी? इच्छा होती है कोई प्रेम करे, उन्हें देखे, आंखें आंखों से मिलकर ठहर जाएं। कोई जो धीरे से छुए, धीरे से उनकी कान पर अपने होठ रख दे, उनकी गर्दन, उनके कंधे, उनकी पीठ, उनके देह के एक एक रोम छिद्र पर किसी की गर्म सांस सिहर जाए। कोई जो दूर तक, देर तक, बहुत देर तक उनके साथ हो। जाने कैसी है देह के भीतर उगी प्रेम की यह पागल इच्छा। किसी भी भांति इस इच्छा की एक हल्की सी रेखा भर भी नहीं दिखने दे सकती ये। लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं, लोग जो उनके परिचय के दायरे में हैं, कभी सहन नहीं कर पाएंगे कि एक औरत देह की ऐसी इच्छा की बात कर रही है। भला कैसी है वह स्त्री? चरित्रहीन, वैश्या? कैसे समझा सकती है वे अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने परिचय के दायरे के लोगों को? यह इच्छा स्त्री को कैसे मत्ती है, कैसे जागती रह जाती है औरतें रात भर, रात रात भर। कोई शब्द, कोई भाव भूलकर भी व्यक्त नहीं कर सकती। बेचारी सभ्य घरेलू औरतें, और वे सभ्य आजीवन कुंवारी रह गई लड़कियां। हे प्रभु, उनका क्या होता होगा? प्रेम के सपने कैसे और कितना तड़पाते होंगे उन्हें। जीने की यह इतनी सामान्य जरूरत स्त्री के लिए नहीं है। अगर इस जरूरत को झपट लेने की बलवती आकांक्षा पैर फैलाने लगे तो सबसे पहले उसी की नज़र में गिर जाएगी जिसके प्रति देह का आकर्षण और प्यार की हिलोरें उठ रही हैं। सारी शिक्षा दीक्षा, संस्कार सब व्यर्थ चले जाएंगे। मिलेगा दुत्कार, और जगत बिना सोचे समझे काट कर गाड़ देंगे। मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगी इच्छा का यह अध्याय। भय या मृत्यु में से कोई एक। मृत्यु से डर लगता है तो भय में जियो, भय से घबराते हो तो मृत्यु के पास जाओ। किससे कहे, कैसे कहे? हे प्रभु, कहाँ जाएगी यह स्त्री? बाहर है सब कुछ है, दहशत में, भय में, छल कपट में लिपटा हुआ परत दर परत। बचपन से लेकर अब तक जो वे देख रही है, जो वे जान रही है, इस इच्छा को नियंत्रित करने की, मारने की कितनी असफल कोशिशें। वे तमाम दिन, वे तमाम रातें, जब अपने आप से चिढ़ती खींचती रही वे। उफ! अरुंधति ने मुंह धोकर बाथरूम में टंगे शीशे में अपने को देखा। एक मधुर मादक एहसास उठ रहा है उनमें। संगीत की छोटी छोटी ध्वनि लहरियां उनके आसपास गूंज रही हैं। कितने ही बनते बिगड़ते दृश्य रोमांचित कर देने वाले एहसास से भिगो रहे हैं। उनके होठ मानो किसी के होठ खोज रहे हैं। उनकी देह किसी को अपने में भींच लेने को अकुला रही है। रोम रोम से ना जाने कैसी तरंगे आलोड़ित हो रही हैं। अजीब अवश्य होकर उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने होठ सहलाए कई बार, बार बार। जाने कौन एहसास उतर आया है उनके हाथों में। ब्लाउज के ऊपर से ही अपने स्तनों पर हाथ फेरते दंग हो गई वे।
कितना सुंदर है उनका पेट। भला ऐसी भी क्या उम्र हो गई है उनकी। यह देह इतनी सुंदर, प्यारी और पवित्र भला पहले क्यों नहीं लगी। यह देह, यही आधार है। मन की अतृप्ति इसी में उठापटक करती, इसे ही अशक्त और बीमार बना देती है। मन की इन उछल उछल कर उठती तरंगों को समेटकर कहाँ रख दें, कैसे नकार दें भला अपनी ही देह। जाने कब उन्होंने अपना ब्लाउज उतारा, जाने कब अपने को प्यार करते अपने में डूब गईं। गला, कंधा, पेट, जांघें, जाने किस आवेश में अपने हाथों को अपने को जोर से भींच लिया। 16:06। खिड़की पर लगा साड़ी का पर्दा एक तरफ है। हवा जालियों से टकरा टकरा कर अंदर आ रही है। अरुंधति अपना बैग कंधे पर टांग चुकी है। वे आज उस महिला के यहाँ कढ़ाई सिलाई का कुछ काम लेने जा रही है जो जबलपुर, भोपाल जैसे बड़े शहरों से आए थोक काम को हल्का करने के लिए कुछ औरतों को और अधिक सस्ते दामों पर देती है। इससे ज़्यादा का स्कोप यहाँ नहीं है। हाँ, बुनाई सेंटर चलाने वाली स्कीम उनके दिमाग में अब अधिक प्रखर होने लगी है। जब निकली ही हैं तो लगे हाथ इस बारे में भी बात चलाकर ही लौटेंगी। जगत सिर झुकाए कमरे से बरामदे तक टहल रहे हैं। लगता है सुबह के स्वप्न दोष का मलाल अब तक उनके साथ है। ठीक इसी समय खिड़की के सामने से खटखट करती एक साइकिल गुजरी जिस पर कोई लड़की बैठी है। दुपट्टा उनके गले से क्रॉस बनाता हुआ कमर पर बंधा है। जगत अचानक मुड़े और झटके से दरवाजे के बाहर जाकर आंख पर साइकिल वाली लड़की को निहारने लगे। लड़की शायद साइकिल सीख रही है, फिर उसी सड़क में आ रही है, फिर जा रही है। उसके चेहरे पर खुशी है, आत्मविश्वास है। हवा के वेग से उसका पतला कुर्ता उसके बदन से चिपका हुआ है, जिसके कारण भीतर पहने ब्रेजियर की पूरी कटिंग उभर आई है। पीछे से साफ साफ जाना जा सकता है कि उसका हुक कहाँ है। लड़की के बाल चोटी की शक्ल में बंधे हैं, जो पीठ पर हिलते हुए उस हुक को कभी छिपा देते हैं तो कभी दिखा देते हैं। जगत मुस्कुरा रहे हैं, मंत्रमुग्ध है। अब पूरा रविवार उनका अच्छा बीतेगा। ईश्वर को धन्यवाद। अरुंधति कंधे पर बैग टांगे दरवाजे से बाहर आकर ठिठक गई है। वे कभी जगत को देखती है तो कभी उस सड़क को जिस पर से अभी अभी लड़की गुजर चुकी है। जगत कभी अपने बालों में हाथ फेर रहे हैं तो कभी छाती सहला रहे हैं। वे धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। लड़की को साइकिल सिखाने की इच्छा उनसे एक कदम आगे चल रही है। वे बेहद मुलायम स्वर में मुस्कुराकर आवाज़ देते हैं, शालू, उतनी तेज चलाओगी तो गिर जाओगी। रुको, मैं आता हूँ। तो ये थी कहानी कथा के गैर ज़रूरी प्रदेश में। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।